how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our very first chapter, which is software and computer language. Let's get started. Look at the picture of these children talking to each other in French. Use the internet to write the meaning of the dialogues. Bonjour, salut. Comment les voix. Je vais bien et toi. तो बच्चों यहाँ पे दो बच्चे जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. आपको इंटरनेट की हेल्प से ये पता लगाना है कि ये जो डायलॉग्स हैं इनका मीनिंग क्या है. Have you ever wondered how a computer manages all its work, especially when we all know that a computer does not have a brain to think and act? Well, the answer is computer software makes it possible. बच्चों क्या आपने सोचा है कि कंप्यूटर खुद से कैसे काम सारे कर लेता है जबकि उसके पास तो अपना ब्रेन नहीं होता. तो ये सारे काम जो होते हैं ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरफ से किए जाते हैं, उसके थ्रू ही किए जाते हैं. Software relates to a set of programs that controls the computer hardware parts and makes them operational. In other words, it governs the operations of a computer system. Software is a program that enables a computer to perform a specific task, as opposed to the physical components of the system hardware. Without software, the computer cannot work. A commonly used analogy is that the computer hardware is the engine while the software is the fuel that allows the engine to operate. The software is classified into the following categories: सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो बच्चों हम सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं. सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और साथ ही साथ उन पार्ट्स को ये ऑपरेशनल भी बनाता है. दूसरे वर्ड्स में आप समझे तो ये सारे ऑपरेशंस को क्या करता है, गवर्न करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के. सॉफ्टवेयर जो होता है एक प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है. कंप्यूटर को आप बिना सॉफ्टवेयर के इमेजिन ही नहीं कर सकते. ठीक है, ये कॉमनली यूज एनालॉजी है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को वर्क करने में क्या करता है, हेल्प करता है. ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं. एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फैक्ट टू नो, द टर्म सॉफ्टवेयर वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय जॉन डब्ल्यू टुकी इन 1957. ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट टर्म जो थी सॉफ्टवेयर ये यूज़ की गई थी बाय जॉन डब्ल्यू टकी. सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम. जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो बच्चों सॉफ्टवेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपके जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं और कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है एंड यूटिलिटी प्रोग्राम आते हैं. System software. System software is a set of programs designed to control the operation of a computer system. It acts as an interface between the device and the end user. It also provides the platform for the running of other software. Generally, system software is installed by the manufacturer. System software can be classified into the following categories: operating system, language processor, utility software. तो बच्चों हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. ये एक तरह का इंटरफेस होता है जो कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच में ये आपको कनेक्ट करता है और ये प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जो कि सारे सॉफ्टवेयर्स को रन करने में हेल्प करता है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज, हार्डवेयर एज वेल एज एप्लीकेशंस, एक्ट्स एज एन intermediary between a user and computer hardware and makes computer system convenient to use. It is due to the operating system the user of the computer does not have to deal directly with the hardware to get their work done.
Operating system provides the user a simple and user-friendly interface to perform their specific task. MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Unix, Linux and Mac OS are examples of some operating system. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करता है. ये भी एक्ट करता है एज ए इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. ठीक है, और साथ ही साथ ये आपके कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए कन्वीनियंट बनाता है. ठीक है, ड्यू टू ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो यूज़र होते हैं कंप्यूटर के उनको डायरेक्टली डील नहीं करना पड़ता विद द हार्डवेयर. ठीक है, ताकि आप उनमें क्या कर सको, वर्क कर सको. Now language processor. High level language are designed for the ease of programmers. These languages are not understood by the computer because it only understood 0 and 1s. To make the computer understand a program, the program is converted into machine level language. This task is done by language processor. A language processor is a computer program that translates a high level language into machine level code. A language processor can be any of the following three types. Assembler. An assembler is a translator that enables the computer to convert the program written in assembly language into machine language, i.e. 0 and 1. Source code assembly language, assembler object code machine language. Interpreter. It is a translator program to convert a high-level language program into machine language. It translates line by line, i.e. it converts one line, executes the instruction and then repeats the procedure for the remaining instruction. Errors, if any, are to be immediately removed. Interpreter programs are preferred for beginners and are slow in execution speed. Compiler. It is a translator program to convert a high-level language program into machine language. It translates the whole program at once, i.e. it generates the object code for the program along with a list of errors, if any. The execution is very fast. Source code, high-level language, compiler, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन लैंग्वेज. तो बच्चों हम जान लेते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में. हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है ताकि प्रोग्रामर्स को कंफर्ट हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन करने में. ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये कंप्यूटर के द्वारा समझी नहीं जा सकती क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो 0 and 1s मतलब डिजिट्स को ही समझता है. अगर आपको कंप्यूटर को किसी भी प्रोग्राम की लैंग्वेज को अंडरस्टूड कराना है तो आपको प्रोग्राम को सबसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा. और ये जो टास्क होता है ये लैंग्वेज प्रोसेसर के थ्रू ही किया जाता है. तो बच्चों लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है वो आपका 3 टाइप से काम करता है. सबसे पहला तो होता है असेंबलर. असेंबलर जो होता है वो एक तरह का ट्रांसलेटर होता है जो आपके कंप्यूटर को ये एनेबल करता है कि वो अपनी जो प्रोग्राम है उसे कन्वर्ट कर सके किसमें, असेंबली लैंग्वेज में. असेंबली लैंग्वेज को वो इनटू किस में करता है, चेंज मशीन लैंग्वेज में. ठीक है, जो कि 0 and 1 जो है वो कहलाती है. इसके बाद आता है इंटरप्रेटर. ये एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज. ये ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन. ठीक है, पहले ये एक लाइन को कन्वर्ट करता है, उसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें बाकी की जो लाइंस हैं उनमें क्या करता रहता है, रिपीट करता रहता है. अगर एरर आ जाता है तो वहाँ पे इमीडिएटली जो एरर है उसे रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, इसके बाद आता है कंपाइलर. ये आपका ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज. ये ट्रांसलेट करता है होल प्रोग्राम को एक ही बारी में और ये जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड को फॉर द प्रोग्राम विद द लिस्ट ऑफ एरर्स. मतलब एरर्स के साथ ये आपके सामने प्रोग्राम को डिस्प्ले करता है. ठीक है, और अगर वहाँ पे कोई भी एरर नहीं होता तो ये आपका जो एग्जीक्यूशन है उसे काफ़ी फास्ट कर देता है. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर may be considered as system software which is used quite often in the development of a program. Such programs are normally provided by the manufacturer. Utility programs are those which are very often requested by many application programs. A utility program carries out some of the common tasks needed when using a computer. For example, utility program copies to transfer files to and from a storage device. Utility software is a small program that provides additional capabilities to the operating system.
Utility helps you to manage antivirus on the computer hardware, operating system, application software. So they are also called service routine. Following are the example of utility programs. Backup utility. This program is used for keeping the backup files for emergency. If the original file is crashed, damaged or corrupt, this backup file is utilized. The backup file can be stored in CD, floppy disk, etc. Second, data compression utility. In this, large volume of data can be compressed into small size of a file which is easy to store and keep. The compressed file take small storage space. तो बच्चों हम यूटिलिटी के बारे में जान लेते हैं. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं. इन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं एज सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि हम ऑफन अक्सर यूज़ करते हैं जब भी हम अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं. कुछ प्रोग्राम्स जो होते हैं वो नॉर्मली प्रोवाइडेड किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर के द्वारा. मतलब जब आप कंप्यूटर परचेज करते हो तो वो इनबिल्ट ही होते हैं आपके कंप्यूटर के साथ. जैसे कॉपी पेस्ट करना, ट्रैश वगैरह होता है, रिसाइकिल बिन होती है, तो ये सारे आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ ही आते हैं. अब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स का हमें एग्जांपल्स बता रखे हैं, जैसे कि बैकअप यूटिलिटी. ये जो प्रोग्राम होता है ये आपकी फाइल्स के बैकअप को रखने के लिए काम आता है. अगर आप इमरजेंसी में सपोज आपसे कोई फाइल डिलीट होगी तो उसका बैकअप जो होता है वो आपके कंप्यूटर में होना चाहिए. ठीक है, तो जो बैकअप फाइल्स हैं उन्हें आप CD, फ्लॉपी डिस्क में क्या कर सकते हो, सेव करके रख सकते हो. नेक्स्ट होता है डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी. ये आपके लार्ज जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको कंप्रेस करके, छोटा करके, उनके जो साइज होती है उन्हें ये क्या करता है, छोटा बनाता है. थर्ड, डिस्क डिफ्रेगमेंटर. Disk defragmenter program divides the large file into pieces and stores in different locations on the disk. This program can be used to store large files, but it takes long time to access. Fragmentation usually occurs when the operating system cannot locate enough contiguous space to store a complete file as a unit, but instead put parts of it in gaps between other files. Larger files and greater number of files also contribute to fragmentation and consequent performance loss. Defragmentation attempts to alleviate these problems. Fourth, antivirus utilities. Antivirus applications protect a computer from the damage that can be caused by viruses and similar programs. System utilities. System utilities provides a convenient method of performing routine data management tasks such as deleting, renaming, moving, copying, merging, etc. 6. Disk cleaner. It can find files that are unnecessary to computer operation or take up considerable amounts of space. Disk cleanup helps the user to decide what to delete when their hard disk is full. 7th, encryption decryption utility. Encryption is the process of converting of data into a form that cannot easily be understood by anyone except those processing as special information, usually referred as a key. This is done using an algorithm called cipher. Decryption is the process of converting the encrypted data back into its original form so that it can be understood by anyone, that is to make it unencrypted. Decryption requires a secret key और password. तो बच्चों हम जान लेते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या होता है. डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक प्रोग्राम है जो कि आपकी लार्ज फाइल को क्या करता है, पीसेस में डिवाइड करता है. ठीक है, फिर उन्हें लोकेशंस पे, अलग अलग लोकेशन पे उन्हें क्या करता है, स्टोर करता है किसी भी डिस्क में. ये जो प्रोग्राम होता है ये आपकी लार्ज फाइल को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये लार्ज फाइल को एक साथ नहीं स्टोर करता, उन्हें पीसीज में ये क्या करता है, स्टोर करके लगता है. ठीक है, और ये लॉन्ग टाइम के लिए उन्हें स्टोर करके रखता है ताकि आप इन फ्यूचर भी उन्हें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन यूजुअली अकर करता है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपके कॉन्टेजियस स्पेस को अलोकेट नहीं कर सकता टू स्टोर अ कंप्लीट फाइल एज अ यूनिट. ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, फिर उसे डीफ्रैगमेंट करते हो ताकि जो आपकी फाइल्स हैं, लार्ज फाइल्स हैं,
वो अगर आप चाहते नहीं हो उन्हें खोना तो आप उन्हें छोटे छोटे स्मॉल पीसीज में भी अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है एंटीवायरस यूटिलिटीज़। एंटीवायरस एप्लीकेशन जो होती हैं वो आपके कंप्यूटर को बचाती हैं जो भी डैमेज होता है किसी भी वायरस के थ्रू उससे। सिस्टम यूटिलिटीज़ जो होती हैं ये आपको प्रोवाइड करती हैं कन्वीनियंट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग रूटीन डेटा मैनेजमेंट टास्क, जैसे कि डिलीटिंग हो गया, रिनेमिंग हो गया, मूविंग, कॉपिंग, मर्जिंग हो गया, एक्सेट्रा। इसके बाद आता है डिस्क्लेनर। आप किसी भी फाइल को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, और जो कि क्या होती है अननेसेसरी होती है, जैसे कि कोई फाइल है जो आपके काम की नहीं है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं अपनी हार्ड डिस्क के। इसके बाद आता है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूटिलिटी। एनक्रिप्शन जो होता है एक प्रोसेस होता है आपके डेटा को कन्वर्ट करने का इनटू फॉर्म दैट कैन नॉट ईजिली बी अंडरस्टूड बाय एनीवन, ठीक है, मतलब आप उसे इनक्रिप्ट कर देते हो जो सिर्फ आप ही समझ पाते हो, कोई दूसरा उसे समझ नहीं पाता। अगर आप उसे समझाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। डिक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके इनक्रिप्टेड डाटा को कन्वर्ट करता है किसमें, उसके ओरिजिनल फॉर्म में, जो कि अंडरस्टैंड हो पाता है ईजिली हर किसी के थ्रू। मोर टू नो virus vital information resources under siege is a software used to infect the computer. It is an application with the ability of multiplying itself, which can cause great danger and damage to files or other software on the same machine. अब बच्चों वायरस क्या होता है, वायरस भी एक तरह का प्रोग्राम ही होता है, ठीक है, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में रहता है और इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये धीरे धीरे अपने आप को क्या करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, डबल करता रहता है, और साथ ही साथ ये आपके फाइल को, आपके अदर सॉफ्टवेयर को भी डैमेज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज केपेबल ऑफ डीलिंग विद यूजर इनपुट्स एंड हेल्प्स द यूजर टू कंप्लीट द टास्क. It is also called end user programs or only an app. Some examples of application software are word processing software, spreadsheet software, presentation graphics, CAD, CAM, sending email, etc. The application software can be further categorized as a general purpose application software, customized software. General purpose application software, these are software created by major companies for general purpose use, in which software has a specific use but anyone can purchase it and can make use of it without making any modification to it. These types of software are also known as packages. There is a variety of such software available in the market. Some of them are, तो बच्चों हम जान लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो केपेबल होते हैं ऑफ डीलिंग विद यूज़र इनपुट, और वो यूज़र्स को हेल्प करते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में, इसलिए इन्हें एंड यूज़र प्रोग्राम या फिर ओनली एन ऐप भी कहा जाता है। और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, आपका MS एक्सेल होता है, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें कैटेगराइज किया जाता है एज जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये मेजर कंपनीज के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं जनरल पर्पस के लिए, और इन्हें यूज़ किया जाता है इन सॉफ्टवेयर जिसमें स्पेसिफिक यूज़ जो होता है इनका किया जाता है, और इन्हें कोई भी परचेज कर सकता है और इन्हें यूज़ भी साथ साथ कर सकता है। Word processing software. The main purpose of this software is to produce documents. MS Word, WordPad, Notepad and other text editors are some of the examples of word processing software. Database software. The purpose of this software is to organize and manage data. The advanced stage of this software is that you can change the way data is stored and displayed. MS Access, DBase, FoxPro, Paradox and Oracle are some of the examples of database software. Spreadsheet software. The spreadsheet software is used to maintain budget, financial statements, grade sheets and sales records. It allows the users to perform simple or complex calculations on the numbers entered in rows and columns. MS Excel is one of the example of spreadsheet software. Presentation software. The software is used to display the information in the form of slideshows.
The best example for this type of application software is Microsoft PowerPoint. Multimedia software. Media players and real players are the examples of multimedia software. This software will allow the user to create audios and videos. The different forms of multimedia software are audio converter, players, burners, video encoders and decoders. Desktop publishing software. Desktop publishing software is a tool for both graphic designers and non-designers to create visual communications for professional or desktop printing. Popular examples of desktop publishing software are Microsoft Publisher and Corel Draw. तो बच्चों हम जान लेते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। इसमें आप अपने टेक्स्ट को, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हो, डिस्प्ले करते हो। और वर्ड, MS वर्ड, वर्ड पैड, नोट पैड जो हैं ये इसके बेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जिसमें आप अपने डेटास को ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके रखते हो। और MS एक्सेस, DBase, फॉक्स प्रो जो है ये इनके ही एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। इसमें आप अपने डेटा को स्टोर करते हो और उसे डिस्प्ले भी करते हो। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका MS एक्सेल होता है जिसमें आप कैलकुलेशंस वगैरह करते हो, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस वगैरह आप स्प्रेडशीट में ही करते हो। और अपनी जितने भी बजट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये आप अपनी शीट्स के थ्रू ही दर्शाते हो। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये आपकी स्प्रेडशीट्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये आपके जितने भी डेटाज होते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है उन्हें स्लाइड शो की फॉर्म में दर्शाते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट जो होते हैं ये इसका बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। उसके बाद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये आपके मल्टीमीडिया, जैसे आपकी मूवीज़ होगी, आपके साउंड्स होते हैं, उन्हें प्ले करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये आपके टूल होते हैं, किनके लिए, दोनों के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स एंड नॉन डिज़ाइनर्स के लिए, ताकि आपका जो विजुअल कम्युनिकेशन है वो आप क्रिएट कर सको प्रोफेशनल और डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए। फैक्ट्स टू नो। डेस्कटॉप पब्लिशिंग began in 1983 with a program developed by James Besson at a community newspaper in Philadelphia। तो बच्चों डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो थी वो स्टार्ट की गई थी 1983 में एक प्रोग्राम के साथ जो कि जेम्स बेसन ने डेवलप किया था। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन CAD एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग CAM। CAD एंड CAM एप्लीकेशन आर यूज्ड बाय आर्टिस्ट एंड इंजीनियर्स टू क्रिएट 2D and 3D ड्राइंग्स, टेक्निकल ड्राइंग्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोटिव स्ट्रक्चर्स, मीडिया एंड फिल्म, एनिमेशन, इंटीरियर डिज़ाइन एंड 3D models and surveying. They are meant for professionals that have assignment to produce products models on the computer before implementing the final design in the real world। तो बच्चों उसके बाद हम बात करते हैं CAD एंड CAM के बारे में। ये एक एप्लीकेशंस होती हैं जो आर्टिस्ट एंड इंजीनियर्स के द्वारा यूज़ की जाती हैं ताकि वो अपने 2D एंड 3D ड्राइंग्स को, इमेजेस को क्या कर सकें, क्रिएट कर सकें। ठीक है, इसमें आपकी टेक्निकल ड्राइंग आ जाती है ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमोटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें आपकी मीडिया, फिल्म, एनिमेशन, इंटीरियर डिज़ाइन जो होते हैं वो सब आते हैं। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर और टेलर मेड सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज स्पेशली डेवलप्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन और अदर स्मॉल स्केल बिजनेस। इट इज डेवलप्ड फॉर अ सिंगल कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन, accommodating customers' particular preferences and expectations. Some of the customized software are commercial websites, business databases, software for private firms, etc. Tally, Busy, payroll system, reservation system, billing system, etc. are example of customized software. तो बच्चों अब हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के बारे में जान लेते हैं। ये इन्हें टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें स्पेशली डेवलप किया जाता है उन ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए जो कि इनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अपनी जो फर्म है वो चलाते हैं। ये डेवलप किया जाता है सिंगल कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, और ये कस्टमर्स को अकोमोडेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है उनके प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे। Computer language. We use language to communicate with each other. Similarly, to give instructions to the computer, we need a language which can be understood by it.
From the first generation of the computer till date, there have been several programming languages which were used to communicate with the computer. Programming language is used to write computer programs. A program is a set of instructions that tells the computer what to do. The process of writing a specific instruction in a computer language is called programming. Each programming language has its own specific rules. The programming language have developed considerably due to the ease and ability of the programmer to write powerful application programs. Let us look briefly into the history of programming language. तो बच्चों, अब हम जान लेते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। जैसे कि हम लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, वैसे ही कंप्यूटर भी जो होता है उन्हें भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है स्पेसिफिक लैंग्वेज में, ताकि वो भी हमारी इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सके, फॉलो कर सके, उसे अंडरस्टूड कर सके। जैसे आपने देखा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आज तक की डेट में सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ की गई हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करने के लिए यूज़ की जाती है। एक प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है, और इन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को लिखने का जो प्रोसेस होता है उसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपनी एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसे डेवलप किया जाता है कंसिडरेबली, ठीक है, ताकि जो प्रोग्रामर्स हैं वो ईजीली अपनी जो लैंग्वेज है उसे बना सकें। More to know, लेडी अदा लवलेस इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो बच्चों, लेडी अदा के बारे में बताया गया है, ये फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बेसिक, कोबोल, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो बच्चों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 2 लैंग्वेजेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहली होती है लो लेवल लैंग्वेज एंड दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज। इसी तरह से हाई लेवल लैंग्वेज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होते हैं बेसिक, कोबोल, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा, एंड नेक्स्ट इसमें आते हैं 4th and 5th जनरेशन लैंग्वेजेस। Programming languages are divided into the following types: low level languages LLL, high level languages HLL, low level languages LLL. Low level languages are machine oriented languages. It means these are directly understood by the computer. These languages are difficult for a common programmer to learn. Machine language and assembly language are type of low level language. तो बच्चों, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी ईजी मानी जाती है और इन्हें माना जाता है कि ये मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, और ये कंप्यूटर द्वारा बहुत ईजीली अंडरस्टूड होती है। मशीन लेवल लैंग्वेज, इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द बाइनरी कोड्स विच कंसिस्ट ऑफ 0 and 1. 0 means of state or no signal and 1 means on state or present of signal. The instruction written in this code is called machine code. It is the first programming language to be developed. Programs written in machine language are executed very fast as there is no need for any translation, but it has some disadvantages. It is difficult to learn as all codes have to be remembered. It requires the programmers to remember the memory locations. It is difficult to find errors in the program. A program written in machine language is specific to one computer. It cannot be run on another computer, so it is said to be machine dependent. तो बच्चों, हम जान लेते हैं मशीन लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। ये एक लौती लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है, और कंप्यूटर जो होता है आपको पता ही है ये बाइनरी कोड्स में ही लैंग्वेज को समझता है, जैसे कि 0 and 1। 0 का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है और 1 का मतलब होता है कि वहाँ पे सिग्नल प्रेजेंट है। तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इन्हीं कोड में प्रेजेंट किए जाते हैं, जिन्हें हम मशीन कोड भी कहते हैं। ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है जो कि सबसे पहले डेवलप की गई थी, ठीक है। प्रोग्राम जो होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं और उन्हें फिर बाद में क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, और इन्हें किसी ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी इनके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। हालांकि इन्हें लर्न करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, मतलब सारे कोड्स को लर्न करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, साथ ही साथ उन्हें याद करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इन्हें प्रोग्रामर्स की ज़रूरत होती है ताकि जो इनकी मेमोरी लोकेशंस है उन्हें रिमेंबर किया जा सके। साथ ही साथ इसमें एरर्स को फाइंड करना भी बहुत मुश्किल होता है।
एक प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है वो स्पेसिफिक होता है एक ही कंप्यूटर पे, ठीक है, आप उसे दूसरे कंप्यूटर पे रन नहीं कर सकते, इसलिए इसे मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहा जाता है। असेंबली लैंग्वेज, टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड। It uses some alphanumeric codes or symbols called mnemonic codes, which are combination of up to 5 letters. For example, add for addition, sub for subtraction, etc. Hence, it is easier to learn assembly language than machine language. It is also easy to locate and correct errors in assembly language programs. You can also make changes in the program if required. तो बच्चों हमने पहले जाना मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में, अब हम जानते हैं असेंबली लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी इजी मानी जाती है, ठीक है। इसमें आपके अल्फा न्यूमेरिक कोड्स या फिर सिंबल्स को यूज़ किया जाता है जिन्हें निमोनिक कोड भी कहा जाता है। जैसे कि आपका ऐड जो होता है ये आप एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, एंड जो आपका सब है वो आप सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसे इजी लैंग्वेज माना जाता है मशीन लैंग्वेज से। और ये आप इजीली इन्हें क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, और इसमें एरर्स को भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप किसी भी प्रोग्राम को इसमें चेंज कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। Fact to know, the first computer language that used words based on English alphabet was developed in 1950 and was known as assembly language. तो बच्चों assembly language जो थी वो सबसे पहले 1950 में डेवलप की गई थी, जो कि बेस थी किस पे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पे। Since a computer can understand only the machine language, assembly language programs have to be converted into machine language. Programs written in assembly language are called the source program, and the program converted into machine language is called the object program or object code. Translator programs known as assemblers were developed to convert assembly language programs into machine language. Assembly language is also machine dependent and programming in this language is quite time consuming. Both machine language and assembly language are together called low level languages as these are very close to the computer hardware. हालांकि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ सकता है, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज होती है, जो प्रोग्राम होते हैं वो आपके मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट किए जाते हैं। प्रोग्राम जो होते हैं असेंबली लैंग्वेज में जो लिखे होते हैं उन्हें हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, और ये जो प्रोग्राम होते हैं ये मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट किए जाते हैं, जिन्हें हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या फिर ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ट्रांसलेटर प्रोग्राम जैसे कि आपका असेंबलर जो होता है ये आपका डेवलप किया जाता है ताकि आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है उन्हें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सके। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो भी आपकी मशीन डिपेंडेंट ही होती है, ठीक है। इसमें जो आपके प्रोग्रामिंग होती है वो क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग होती है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो होता है वो लगता है। इसीलिए आपकी जो बोथ लैंग्वेज है मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज HLL के बारे में। To overcome the problems of the low-level language, high-level language (HLL) were developed. They are also known as the third-generation languages (3GL), as they developed during the period of computer development. These were simple to learn and user-friendly. These languages used English-like phrases for commands, which make it easier to read and write and find errors in a program. Programs written in HLL were machine independent too. Different high-level languages include Fortran, Formula Translation, COBOL, Common Business-Oriented Language, Basic, Beginners, All-Purpose, Standard Instruction Code, C, C++, Java, Python, etc. However, programs written in HLL need to be translated to machine language by using translators like interpreters एंड कंपाइलर्स। तो बच्चों आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस को ओवरकम करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया था। इन्हें हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। और ये डेवलप की गई थी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट। ये काफ़ी सिंपल मानी जाती हैं लर्न करने के लिए एंड ये यूज़र फ्रेंडली भी होती हैं। ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये इंग्लिश को यूज़ करती हैं, ठीक है, कमांड्स के लिए, जो कि इसे रीड एंड राइट करने में बहुत ही सिंपल बना देता है। और साथ ही साथ किसी भी प्रोग्राम में कोई भी एरर्स होते हैं तो उन्हें भी सर्च करने में ये काफ़ी यूज़फुल मानी जाती है।
The first high-level program language was Fortran, invented in 1954 by IBM's John Backus. तो बच्चों जो फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी फोर्ट्रॉन, उसे इन्वेंट किया गया था IBM के द्वारा, ठीक है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GLs. Fourth generation language is designed to be closer to the natural language of humans than a 3GL language. Languages for accessing databases are often described as 4GLs. Programming is easy as 4GLs are user-friendly. The user only needs to provide the input and the format in which the output is required without bothering about the steps involved. The user can obtain the required information very easily and quickly. 4GLs are designed to reduce the overall time and effort in program development. SQL, Mantis, Perl, Ruby and Python are examples of fourth generation languages. Fifth generation languages 5GLs. Fifth generation languages are designed to make the computer solve a given problem without the programmer. The user gives the problem to be solved and conditions which need to be met. 5GLs are mainly used in artificial intelligence research. Prolog, OPS5 and Mercury are examples of fifth generation languages. तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GLs के बारे में। ये जो लैंग्वेज हैं ये डिज़ाइन की गई हैं ताकि जो लैंग्वेज है ह्यूमंस के करीब वो हम इसके थ्रू क्या कर सकें, ईजिली समझ सकें। लैंग्वेजेस जो होती हैं इसमें वो आपके डेटाबेसेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। जो ये प्रोग्रामिंग है 4GL की ये यूज़र फ्रेंडली मानी जाती है और काफ़ी ईजी भी मानी जाती है। ये जो यूज़र्स हैं इन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है इनपुट को, ठीक है। फिर जो आपका फॉर्मेट होता है जिसमें आपका आउटपुट जो होता है रिक्वायर्ड किया जाता है विदाउट बॉदरिंग अबाउट द स्टेप्स इन्वॉल्व। यूज़र जो होते हैं वो आपके रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं वेरी इजीली एंड क्विकली। और जो 4GLs होते हैं ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आपका जो ओवरऑल टाइम है वो ज़्यादा रिड्यूस ना हो, ठीक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस के बारे में जिन्हें हम 5GLs भी कहते हैं। ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि आपका जो कंप्यूटर है उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बनाया जा सके विदाउट द प्रोग्रामर। मतलब इसमें प्रोग्रामर की ज़रूरत ना पड़े, जो कंप्यूटर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर ले। जो यूज़र हैं वो प्रॉब्लम्स को देते हैं ताकि जो कंप्यूटर है वो प्रॉब्लम्स को, जो कैलकुलेशंस हैं या कोई दूसरी चीज़ें, उन्हें ईजीली अपनी नीड के हिसाब से उन्हें क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, ठीक है। 5GLs जो होते हैं वो आपके मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं और प्रोलॉग, OPS5, मर्करी जो है ये इन्हीं के एग्जाम्पल हैं। थिंक बॉक्स, विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज डू यू यूज़ दीज डेज? बच्चों आजकल आप कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज की कैटेगरी को यूज़ करते हो, ये आपको बताना है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।